नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां पर आर्थिक हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री 2 महीनों तक तनख्वाह नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू इस सिलसिले में एक प्रस्ताव विधानसभा में लेकर आए, जिसमें वेतन भत्ते 2 महीने के लिए ना लेने की बात कही गई है। उन्होंने विधायकों से भी इसी तरह की अपील की। ठीक नहीं है, इसके कई कारण हैं। हम अपनी सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, उनके बढ़ापे को सुरक्षित करना चाहते हैं। हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी। जिसकी सरकार बने अभी 1 महीना हो और वो सरकार 1 महीने के अंदर ये फैसला करती है कि हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल कर दिया जाए। हमने उस ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया, इसलिए किया कि बुढ़ापे में उनको हर महीने अश्योर्ड इनकम मिलती रहे। और उसके कारण भी केंद्र सरकार ने हम पर कई प्रकार की प्रतिबंध लगाए हुए हैं। हालांकि सभी विधायकों से 2 महीने की तनख्वाह न लेने की मुख्यमंत्री की अपील का असर नहीं हुआ। विधानसभा में जब उनका यह प्रस्ताव आया तो बीजेपी ने इसका विरोध किया। बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस की खराब नीतियों को दोष दिया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थिति ऐसी है कि मुख्यमंत्री को खुद को वेतन देने के पैसे नहीं हैं, चीफ सेक्रेटरी को वेतन देने के पैसे नहीं हैं, एमएलएस को वेतन देने के, सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। ये एक ही बात दर्शाता है कि राहुल गांधी का जो खटाखट मॉडल था, उससे राज्य की वित्तीय स्थिति भयंकर और भयानक हो चुकी है। और यही राहुल गांधी का गारंटी वाला मॉडल और उनकी इकोनॉमिक थिंकिंग एक्सपोज हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की खराब आर्थिक हालत के लिए राज्य सरकार की ओर से कई कारण दिए जा रहे हैं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि राजस्व घाटा अनुदान 2023-24 में 8,058 करोड़ रुपए था, जिसमें इस साल 1,800 करोड़ की कमी आई और ये 6,258 करोड़ रह गया है। अगले साल यानी 2025-26 इसमें 3,000 करोड़ की और कमी आएगी और ये 3,257 करोड़ रह जाएगा। सरकार का कहना है कि पीडीएनए के 9,042 करोड़ से कोई भी रकम अब तक केंद्र से नहीं मिली है। एनपीएस सहयोग के तकरीबन 9,200 करोड़ रुपए भी पीएफआरडीए से नहीं मिले हैं। ये भी आरोप राज्य सरकार की ओर से लगाया गया है। ये भी आरोप है कि जीएसटी कंपनसेशन भी जून 2022 के बाद से नहीं मिला है। इसकी वजह से हर साल की 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए की आय कम हो गई है। ओपीएस बहाल होने से भी 2,000 करोड़ की कमी की बात हिमाचल सरकार कर रही है। और इसी पर अधिक जानकारी दे रहे हैं शिमला से हमारे सहयोगी वीडी शर्मा। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय स्थिति ठीक न होने के चलते हिमाचल सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में एक प्रस्ताव लाया। उसमें ये साफ कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री, सीपीएस, विधायक और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अगले 2 महीने वेतन और भत्ते नहीं लेंगे। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है कर्जे में पूरी तरह से डूबा हुआ है। 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। और साथ ही आरोप लगा रहे हैं कि पिछले जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया, इसके चलते स्थिति ये बनी है। उसके चलते जो है ये फैसला जो है हमें लेना पड़ा। और साथ ही उन्होंने ये हवाला दिया है कि हिमाचल प्रदेश की जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो कम हो गई है। वो 8,000 करोड़ से घटकर जो है 2023-24 में 6,000 करोड़ के आसपास रह गई है। और अगले जो है 25-26 में वो 3,000 करोड़ घटकर और जो है 3,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। ये हवाला दिया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात ये कही जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो जीएसटी कंपनसेशन है 3,000 करोड़ रुपए, वो जो है केंद्र ने बंद कर दिया है। उसके चलते भी जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हिमाचल प्रदेश की। साथ ही ये भी हवाला दिया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो ओपीएस शुरू की हिमाचल सरकार ने, उसके चलते भी कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से जो है करीब 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। वो जो है ग्रांट बंद हो गई है। तो ये सारी स्थितियां हैं। और साथ ही ये भी बार बार कहा जा रहा है कि 85,000 करोड़ रुपए का पहले से कर्ज है और साथ में जो है
अभी 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है कर्मचारियों के जो डीए और एरिया वो जो है अभी स्टैंड है वो देने बाकी है, वो भी सरकार पे बोझ है। तो ये सारे परिस्थितियों को देखकर जो है हिमाचल सरकार ने ये फैसला लिया है। शिमला से वीडी शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उमेश दत्ता जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही दीपक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी, दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत दीपक जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि ये बात बार बार कही जाती है कि चुनाव के दौरान कई सारे लोक लुभावन वादे कर दिए जाते हैं जिनको कि रेवड़ियाँ भी कहा जाता है, लेकिन जब इन वादों को पूरा करने का वक्त आता है तो तब पता चलता है कि इनका बोझ कितना पड़ने वाला है सरकार के खजाने पर। पहले कर्नाटक में जहाँ पर कि कांग्रेसी सरकार है वहाँ पर भी इसी तरह की बातें सामने आई, और अब हिमाचल प्रदेश जहाँ पर कांग्रेसी सरकार है, एक के बाद एक जो लोक लुभावन वादों की झड़ी लगाई गई थी, चाहे ओपीएस हो, चाहे महिलाओं को 1,500 रुपये महीना देने की बात हो, चाहे 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात हो, ये सारे वादे क्या अब सरकार के ऊपर भारी पड़ रहे हैं? हालांकि इनमें से कुछ तो अभी पूरे नहीं किए गए। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो आर्थिक संकट के बीच में जैसे जिस दौर से गुजर रहा है, इसके लिए पिछली सरकार ने विरासत में जो हमें कर्ज दिया, और वो भी कर्ज इस तरह से कि पूरे प्रदेश में बिना बजट के जो घोषणाएं हुई उनकी वजह से हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि आज स्थिति बहुत गंभीर है। और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि आर्थिक संकट के ऊपर राजनीति से ऊपर उठकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, सभी राजनीतिक दलों को जो है वो चिंतन मनन करना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय के ऊपर भी राजनीति कर रही है। जब से हमारी सरकार आई है, केंद्र सरकार ने हर बजट में हर तरह का बजट जो है आपने देखा, जो हमारे लेना है हमने वो भी, और जो बजट हमें देना है उसमें भी केंद्र सरकार ने जो है वो कट लगाया हुआ है। और वो राजनीतिक तौर पर सिर्फ इसलिए कि वहां पे कांग्रेस की सरकार है, वो कट अलग लगा हुआ है। ऊपर से हिमाचल प्रदेश जो है वो, अगर एम्प्लॉइज की बात करें तो कर्मचारी प्रधान ये राज्य है, यहाँ सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं। उन लोगों के लिए अगर हमने ओपीएस जारी किया तो हमें कर्मचारियों के बुढ़ापे का फिक्र है। हमें मालूम है कि जिस कर्मचारी ने पूरा जीवन अपना जो है वो सरकार में प्रगति में योगदान दिया, उसके लिए उसके बुढ़ापे का इंतजाम करना भी हमारा फर्ज है। तो वो सब चीजें हैं, लेकिन इतनी बात पक्की है कि हिमाचल प्रदेश में इतने अपार संसाधन हैं जिन संसाधनों को दोहन करके हम अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, और उसी ओर सरकार की चिंता है। उस पर भी आता हूं दीपक जी, जो बात आप कह रहे हैं संसाधन की, उस पर भी आऊंगा, क्योंकि जो बातें कही गई थी कि इतने सारे पेड़ हैं, क्या पेड़ काट दे तो उससे भी रेवेन्यू मिल जाएगा? जाहिर सी बात है वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो एक तरह से लंग्स का काम करता है पूरे देश के लिए। उमेश जी के पास जाऊंगा। उमेश जी, सीधे तौर पर दीपक शर्मा जी ये कह रहे हैं कि जो आज हालत है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जो रेवेन्यू मिलना चाहिए था, जो रेवेन्यू शेयरिंग होनी चाहिए थी केंद्र से, वो नहीं मिल पा रही है, और एक के बाद एक बाधाएं पैदा करने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर दलील ये भी है कि हिमाचल प्रदेश, जिसका अपना खुद का रेवेन्यू जनरेशन का कोई मॉडल नहीं है, कोई उसकी क्षमता नहीं है, चूँकि एक हिली स्टेट है, उस राज्य के साथ तो विशेष बर्ताव करना चाहिए केंद्र सरकार को। तो ये इस पर क्या एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है केंद्र की ओर से, ये आरोप बार बार कांग्रेस लगा रही है। देखिए, आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, और मैं थोड़ा चैनल की तरफ से आवाज कम आ रही थी, इसलिए बहुत ध्यान से कान लगाकर दीपक जी की बात सुन रहा था। जी, आवाज बढ़ाते हैं आपकी। और दीपक जी की बातों से जो मुझे ध्यान आ रहा है, और जो प्रदेश की परिस्थिति है उसके ऊपर आप गहन नजर रखे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री जी प्रदेश की आर्थिक स्थिति का रोना रो रहे हैं, लेकिन लगभग 2 वर्ष पहले जब वो सत्ता में आए तो कैबिनेट के साथ साथ कई लोगों को सीपीएस बनाकर, कई लोगों को कैबिनेट स्तर का दर्जा देकर, अपने मित्रों को उस कैबिनेट स्तर का दर्जा देकर एक बहुत बड़ी फौज जो है वो ऐसी फौज खड़ी की गई कि जिसपे लाखों करोड़ों रुपए का जो खर्चा है वो आ रहा है।
दूसरी तरफ जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उसमें अगर हम 10 गारंटीज को देखें तो ओपीएस की पहली गारंटी थी। हालांकि ओपीएस में अभी बहुत बहुत कम कर्मचारी है जिसका जिसका प्ली जो है, जिसका जो डिफेंस है वो कांग्रेस नहीं ले सकती अभी। लेकिन 1500 रुपया महिलाओं को देने की बात हमने तो नहीं कही थी। आपको प्रदेश की जो वर्तमान परिस्थिति में आप प्रदेश की आर्थिक स्थिति का रोना रो रहे हैं, आप इस तरह के वादों को लेकर क्यों जनता के बीच में गए? और जनता के बीच में जाने के बाद, सत्ता में आने के बाद जिस तरह से आपने फजूल खर्ची को रोके बिना फजूल खर्ची करने का जो काम आपने किया है, उसका जनता जवाब मांग रही है। और आप आर्थिक स्थिति का रोना नहीं रो सकते। और ये पहली सरकार है हिमाचल प्रदेश में कि जिसने हिमाचल प्रदेश के ऋण को 1 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। थोड़े दिनों में वो 1 लाख करोड़ भी हो जाएगा, लेकिन अपनी फजूल खर्ची पर इन्होंने कोई रोक नहीं लगाई है। ठीक है। दूसरी बात रही केंद्र सरकार की बात। आज प्रदेश में जितने डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जितने विकास के प्रोग्राम चल रहे हैं, वो चाहे नेशनल इंस्टीट्यूशंस का निर्माण हो, वो चाहे एम्स का निर्माण हो, वो चाहे 4 लेन्स का निर्माण हो, वो चाहे रेलवे का निर्माण हो, बहुत सी चीजों पर केवल और केवल केंद्र का ही जो बजट है वो लग रहा है। पिछले वर्ष जो आपदा आई, हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से त्रस्त हुआ, उसमें भी दिल खोल कर जो है वो केंद्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का सहयोग किया। 12,000 से ज्यादा मकानों के लिए पैसा आया। कई सौ करोड़ जो है वो सड़कों के रखरखाव पर बात हुई। कई सौ करोड़ जो है वो उसके कैचमेंट एरिया जो था, जो 4 लेन्स के आसपास के जो पुल थे, 100 मीटर के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर जो सड़कें थी, उनको रिस्टोर करने के लिए जो पैसा था वो केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को दिया। लेकिन उसका भी यूज जो है वो प्रदेश सरकार ठीक से नहीं कर पाई, उसकी भी बंदर बांट हुई। तो मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर इस तरह की अपील करने का जो हक है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में खो चुके हैं। समय की वो कमी है जी। अपने जिस तरह से फौज उन्होंने खड़ी की है, कैबिनेट रैंक्स और सीपीएस और इस तरह की, तो कहीं ना कहीं नैतिक तौर पर वो ये अपील करने में सक्षम नहीं है। दीपक जी संक्षेप में आपका जवाब चाहूंगा। नहीं है अभी आज जो हालात बन गए हैं, क्या आपको लग रहा है कि प्रदेश की हालात सुधरेंगे और कर्मचारियों पर इसका असर न पड़े, उनके वेतन न रुके, उनके भत्ते न रुके, इसके लिए सरकार आपकी क्या कदम उठा रही है? संक्षेप में। अखिलेश जी निसंदेह सुधरेंगे और हम सुधारेंगे। ये थोड़ा सा दौर है एक, जिसको संभालने के लिए आज आप बात कर रहे हैं। हमारे मंत्रियों ने अगर ये कहा है कि हम 2 महीने नहीं लेंगे वेतन, या मुख्यमंत्री ने कहा है, ये प्रतीकात्मक एक एहसास है जो इस सरकार की गंभीरता को दिखाता है। हम आपसे इस चैनल पे कह रहा हूं कि हम 2 साल के अंदर अंदर अपने संसाधनों की पूरी कार्य योजना लाकर इसको निसंदेह सुधारेंगे। और ये हमारा मानना है कांग्रेस सरकार का कि केंद्र सरकार जितना भी हमारे साथ जो है वो नाइंसाफी करे, हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पे ऊपर खड़ा करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है और करेगी। ठीक है उमेश जी, जाते जाते आपकी टिप्पणी संक्षेप में, क्या केंद्र सरकार मदद करेगी अगर हिमाचल सरकार आती है? क्योंकि मुद्दा तो ये था कि अब यूपीएस आ गई है और ओपीएस का जो पैसा था वो कह रहे हैं कि हमें वापस मिला नहीं है। उस पर तो वित्त मंत्रालय कह चुका है कि राजस्थान हो या कोई छत्तीसगढ़ या कोई अन्य राज्य, वो तो पीएफआरडीए का काम है देने का, और उस पर तो अभी तक कोई हरी झंडी दिखाई नहीं गई है। देखिए, हिमाचल के कर्मचारी आज सड़क पर हैं, वेतन उनको नहीं मिल रहा है। ओपीएस की बात तो आप छोड़ दीजिए। दूसरा, 10 गारंटीज को लेकर आप आए थे और अब आप कह रहे हैं कि अगले 2 सालों में हम आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे। आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे तो आपकी 1500 रुपया जब आप दोगे तो उतना ही ऋण आपके ऊपर और चढ़ जाएगा। 1500 रुपए की बात आप कर रहे हैं, वो कैसे आप देंगे? आप ओपीएस कैसे देंगे? क्या व्यवस्था है आपके पास? आप किस तरह से बाकी चीजें जो आपने सब्ज बाग जो हिमाचल प्रदेश की जनता को दिखाए हैं वो आप कैसे पूरा करेंगे? 2 साल तो नहीं, लेकिन 2-2.5 साल में जिस तरह का माल पिछले 2 सालों में हिमाचल प्रदेश में बना है, प्रदेश में अगर आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पूरी तरह से चित होगी और भारतीय जनता पार्टी को जनता चुनकर लाएगी। मुझे लगता है कि इस सारे मामले में हिमाचल प्रदेश की सरकार को फजूल खर्ची पे रोक लगानी पड़ेगी। अलग अलग तरीके के जो
आर्थिक स्थिति को सुधारने के जो अलग अलग उपक्रम है वो शुरू करने पड़ेंगे ठीक है उमेश जी, और धन्यवाद। विशेष रूप से जी, फजूल माफी चाहता खर्ची हूं, पर समय की थोड़ी कमी रोक है। लगानी पड़ेगी, तब जी, जाकर जी, समय हिमाचल की कमी प्रदेश उमेश की जी, आर्थिक शुक्रिया स्थिति आपका हमारे साथ जुड़ने सुधरेगी। के लिए। दीपक और शर्मा जी, आपका भी केवल इस धन्यवाद तरह का माहौल हमारे साथ जुड़ने बनाकर के लिए। इस तो तरह ये की बड़ी अपीलें- चुनौती, बड़ा आर्थिक संकट आया है हिमाचल के सामने। देखना होगा कि सुक्खू सरकार किस तरह से इससे निपटती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता मर्डर और रेप को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के हवाले से अब एक अहम खबर सामने आई है। ये बताया गया कि 8 अगस्त को आरोपी संजय राय दोपहर से ही टारगेट की तलाश में था। शाम को शराब पीकर वो अपने दोस्त वॉलंटियर सौरभ के साथ रेड लाइट एरिया सोनागाछी और कालीघाट गया। फिर सौरभ के साथ संजय आरजी कर अस्पताल गया। वहाँ अस्पताल के बाहर और फिर अंदर टारगेट की तलाश की। फिर टहलते हुए वो सेमिनार हॉल की तरफ गया, जहाँ उसे महिला डॉक्टर अकेली सोती हुई मिल गई। उसने जाते ही महिला डॉक्टर का गला दबा दिया। इस बीच महिला डॉक्टर ने अपने बचाव की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। महिला डॉक्टर के बेहोश होने के बाद संजय ने उनके साथ बलात्कार किया और करीब 40 मिनट के अंदर ही वो वारदात को अंजाम देकर निकल गया। लेकिन संजय अपना ब्लूटूथ वहीं भूल गया उस दिन। और क्या क्या हुआ था, इसकी जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मेडिकल छात्रा के साथ रेप और हत्या के मामले में कोलकाता पुलिस के टॉप सोर्सेज ने एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि आखिर 8 और 9 अगस्त को क्या कुछ हुआ था, कैसे ये पूरी घटना हुई और कैसे आरोपी पकड़ा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 8 अगस्त की दोपहर से ही संजय एक टारगेट की तलाश कर रहा था, यानी कि किसी महिला की तलाश कर रहा था। इसके बाद शाम को उसने अपने दोस्त सौरभ, जो कि एक सिविल वॉलंटियर है, उसके साथ में शराब पी और शराब पीने के बाद दोनों कोलकाता के 2 रेड लाइट इलाकों, जिसमें एक सोनागाछी है और दूसरा कालीघाट है, वहां पर गए। इसके बाद सौरभ ने एक महिला के साथ संबंध बनाए, जबकि जो संजय है वो वहां पर नाकाम रहा। वो फ्रस्ट्रेट था और निराश था। उसने ये बात अपने दोस्त सौरभ से भी कही। फिर दोनों वहां से निकले और रास्ते में आरोपी संजय ने एक महिला के साथ में छेड़खानी की। इसके बाद वो अस्पताल पहुंचा और आरजी कर मेडिकल अस्पताल में, कॉलेज में, वो अस्पताल के बाहर तीमारदार या कोई महिला हो उसकी वो तलाश करने लगा। लेकिन उसको लगा कि अगर बाहर उसने वारदात को अंजाम दिया तो शोर मच जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। इसके बाद वो अस्पताल के अंदर गया। जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर उसने डॉक्टर या नर्स की तलाश की जो कि अकेली हो, लेकिन वहाँ पर उसे ऐसी कोई महिला नहीं मिली जो कि अकेली हो। उसके बाद वो घूमते हुए फिर जो सेमिनार हॉल है वहाँ पर गया और वहाँ पर उसको महिला डॉक्टर सोती हुई मिल गई। इसके बाद जाते ही उसने सबसे पहले महिला डॉक्टर का गला दबाया। पुलिस के मुताबिक जो संजय है वो बॉक्सर रहा है और उसको ये मालूम था कि कहाँ पर गला दबाने से महिला बेहोश हो सकती है या फिर मर सकती है। महिला डॉक्टर ने अपने बचाव के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। बेहोश होने के बाद संजय ने महिला के साथ में रेप किया और वहाँ से निकल गया। लेकिन जाते जाते उसका जो ब्लूटूथ था वो वहीं पर छूट गया। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। जो ड्यूटी के उस वक्त ड्यूटी के दौरान डॉक्टर थे, नर्सेस थी, स्टाफ था, उनकी लिस्ट तैयार की, पूछताछ की। लेकिन सीसीटीवी में उनको संजय जो है वो संदिग्ध के तौर पर दिखाई दिया जाता हुआ और फिर बदहवास हालत में आता हुआ। इसके बाद पुलिस ने जो संजय है उस संजय की पहचान आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जो पुलिस चौकी है वहाँ पर तैनात पुलिसकर्मियों ने की और फिर संजय को उसके बैरक से पकड़ा गया। संजय से पूछा गया कि क्या वो इस वारदात में शामिल है, उसने मना कर दिया। फिर उससे कहा गया कि क्या आप गाने सुनते हैं, उसने कहा हाँ सुनते हैं। उसके बाद उसका ब्लूटूथ उसे दिखाया गया, उसने मना कर दिया कि ये ब्लूटूथ मेरा नहीं है। इसके बाद संजय के ब्लूटूथ की जो मैक आईडी है वो उसके मोबाइल में खोजी गई और उस मोबाइल में उसकी हिस्ट्री में जो ब्लूटूथ की हिस्ट्री होती है वहाँ पर उसकी मैक आईडी मिल गई, यानी कि संजय उस ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहा था और यहीं से संजय पकड़ा गया। इसके बाद संजय का जो ब्लूटूथ था वो ऑटोमेटिक संजय के मोबाइल से कनेक्ट हो गया। पुलिस ने संजय का मोबाइल सीज कर लिया, जिसमें हिस्ट्री मिली और हिस्ट्री जो सर्च हिस्ट्री थी उससे ही मालूम चला कि संजय हर रोज़ जो पॉर्न वीडियोज़ हैं वो देखता है। सैकड़ों पॉर्न वीडियोज़ की हिस्ट्री उसके मोबाइल में मिली और हिस्ट्री भी अलग थी, अजीब हिस्ट्री थी, जिसमें बहन
भाई के साथ सेक्स कैसे करती है, ये सारे पॉर्न, इस तरह के जो पॉर्न वीडियोज़ हैं वो देखता था। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद भी संजय के मन में कोई शिकन नहीं थी, उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और ये पूरा मामला सुलझाया गया। हालांकि आगे की जांच सीबीआई कर रही है कि क्या इसमें कॉन्स्पिरेसी है या ये मामला गैंगरेप का है। इसको लेकर आगे की जांच सीबीआई कर रही है। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने दुनिया के सबसे अमीर भारतीयों की सूची में टॉप पोजीशन हासिल की है, जबकि रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी दूसरे पायदान पर हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक गौतम अडानी 11.6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ पहले नंबर पर है। वहीं मुकेश अंबानी 10.14 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी और उनके परिवार की संपत्ति में पिछले एक साल में 95% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर खिसके मुकेश अंबानी और उनके परिवार की संपत्ति में 25% का इजाफा हुआ है। करीब 3.25 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ तीसरे नंबर पर हैं शिवनादार और उनका परिवार। शिवनादार परिवार की संपत्ति में 37% का इजाफा हुआ है। वैक्सीन बनाने वाला साइरस एस पूनावाला और उनका परिवार सबसे अमीर भारतीयों की सूची में चौथे नंबर पर है। उनकी संपत्ति करीब 3 लाख करोड़ रुपए है। 5वें नंबर पर हैं दिलीप सांघवी, जिनकी संपत्ति 52% बढ़कर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। नमस्कार, मैं सुजाता द्विवेदी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। हम इस समय गुजरात के वडोदरा में मौजूद हैं, जहां पिछले दिन हुई भारी बरसात के चलते कई शहर और गांव अब पानी में तब्दील हो चुके हैं। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। कल के मुकाबले हालात सुधरे हैं, लेकिन आज भी गुजरात के कई शहरों में कमोबेश यही हाल है। सड़कों पर पानी है, खेतों में पानी है, पानी में गाड़ियां हैं, सामान है, घरों में तक पानी है और जहां पानी नहीं है वहां सड़क पर मगरमच्छ दिख जा रहे हैं। हालिया के दिनों में गुजरात काफ़ी सारी समस्याओं से जूझ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है और ऐसी स्थिति में भी एनडीआरएफ जैसे संगठन सामने आकर लोगों को मदद कर रहे हैं और उनके जीवन को पटरी पर रखने के लिए जी जान से जुट गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को प्राथमिकता से निकाला जा रहा है। ऐसे में लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की और भी टीमों को पुणे से बुलाया गया है। गुजरात में भारी बारिश का कहर इस प्रकार उमड़ा है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और उनके घरों में बिजली नहीं है। इसके बावजूद सबसे बड़ी समस्या ये कि लोग अपने घर में खुद रह नहीं पा रहे हैं। ये गुजरात का अकोटा इलाका है जो वडोदरा में स्थित है और अगर आप यहाँ पर देखें तो पानी इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर अब एनडीआरएफ की टीमें पहुँची हैं और कोशिश किया जा रहा है कि लोगों के घर में जो पानी ऐसे घुसा है लोगों को पहले निकाला जा सके, क्योंकि सामान ऐसी स्थिति में बचाना लगभग नामुमकिन सा है। ये हम एक बोट पर मौजूद है और यहाँ पर यदि आप देखें तो 4 फीट से ज़्यादा पानी जो है मौजूद है, जिसके चलते एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो बोट पर बैठकर और साथ ही यहाँ पर लोगों को आवाज़ लगाई जा रही है, उन्हें उनके घर से बाहर निकाला जा रहा है। और अगर आप देखें तो ये घर है जो ग्राउंड फ्लोर के घर हैं, उनमें लगभग आधे से ज़्यादा घर जो है वो पानी में पूरे तरीके से समा गया है। और अगर आपको ये बोट दिखाएं तो इस बोट पर एक्स्ट्रा ट्यूब रखी गई है, लाइफ जैकेट्स रखे गए हैं, पानी भी मौजूद है और मोटर की मदद से इस बोट को चलाया जा रहा है। अब आप विचार करिए कि साथ ही धक्का भी लगाना पड़ रहा है क्योंकि स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है और इसी बोट पर लोगों को रेस्क्यू कर इस पर बिठाकर इन्हें यहाँ से फिर बाहर लेकर जाया जाता है। गुजरात के वडोदरा में पानी बहुत ज़्यादा कई इलाकों में इतना भरा है कि जो रास्ते हैं वो पूरे तरीके से ब्लॉक्ड हैं और ऐसे कॉलोनीज जहाँ पर अभी नए नए घर बने हैं या बन रहे हैं वो पूरे तरीके से जो है जलमग्न हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए एनडीआरएफ की टीमें हैं जो यहाँ पर आई हैं और लगातार 18 से ज़्यादा इनकी टीमें गुजरात में मौजूद है। वडोदरा में खास तौर पर ज़्यादा टीमें मौजूद हैं। आपका नाम क्या है और आप एनडीआरएफ से हैं? आपकी कितनी टीम यहाँ पर?
मैं एनडीआरएफ 5 बटालियन पुणे से यहाँ पर आया हूँ। मैं टीम कमांडर हूँ। मेरे टीम का सुपरविजन ऑफिसर हैं असिस्टेंट कमांडेंट श्री चंद्रकेतु शर्मा साहब, वो भी आए हुए हैं। वो दूसरे तरफ में रेस्क्यू कर रहे हैं। तो हम लोग 27 की टोटल नफरी में आए हुए हैं। हमारे पास 5 बोट है। हमने 5 बोट ग्राउंड में उतार दिया है और जो इलाके में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं उसको हम बोट पर बैठा के ला रहे हैं। तो जिसको भी हम बैठा के लाते हैं उसको हम लाइफ जैकेट प्रॉपर पहना के लाते हैं कि किसी कारण बस अगर बोट से भी वो गिर जाए कभी तो वो सुरक्षित रह सके। पूरा परिवार ही घर के अंदर फंसा हुआ है। कब से अब घर के अंदर हैं आप लोग? 4 दिन से है हम लोग। और घर के बाहर तो निकलने का कोई रास्ता मुझे दिख ही नहीं रहा है। ऊपर ही है 4 दिन से यहाँ पे घर के अंदर 9 फुट पानी था, नीचे ये। और घर के अंदर कितना फुट पानी हो गया आपके? 9 फुट से ज्यादा पानी। ये नीचे वाला घर पूरा 9 फुट पानी। तो नीचे आपके घर में पूरा पानी है इस समय? पूरा पानी है, पूरा पानी, पूरा सब बिगड़ गया। फर्नीचर टीवी भी, फ्रिज टीवी सब कुछ। और रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीमें आई हैं। नहीं, रेस्क्यू टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देखें तो लोगों के जो ग्राउंड फ्लोर के घर हैं, जिसमें हर एक घर में ग्राउंड फ्लोर में हॉल रूम में टीवी होता है, सोफा सेट होता है, फर्नीचर होता है, वो पूरा पानी में तब्दील हो चुका है। और लोग अब अपने घर के ऊपरी मंजिल पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उन तक जो है मदद पहुंचेगी। और उनकी मदद के लिए यहाँ पर एनडीआरएफ की जो टीमें भी हैं वो आई हुई हैं और साथ ही उन तक पानी, दूध और तमाम ऐसी जो सुविधा है वो पहुंचाई जा रही है। और आप जहाँ देखेंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, वहाँ पर सिर्फ पानी ही नज़र आएगा। पेड़ जो है आधे पेड़ पानी में डूब चुके हैं। जो साइकिल है, स्कूटर है, गाड़ियां हैं, वो पानी में डूब चुकी है। जो गेट्स, मेन एंट्रेंस होता है एक घर का, वो पानी में जा चुका है। एक बूढ़ी महिला जो है वो घर के अंदर बैठी हुई है, खिड़की से बस ताक रही है कि ये पानी आखिर निकलेगा तो कब निकलेगा। और अगर आप देखें तो ये एक कॉरपोरेट जगह नहीं बल्कि एक सोसाइटी है, एक हाउसिंग सोसाइटी है जहां पर लोग रहते हैं। वडोदरा सिटी में ये मौजूद है, राजकोट में। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो है प्रशासन की ओर से तैयारियां जो बारिश के लिए होनी चाहिए वो उतनी नहीं नज़र आ रही। यहाँ की दशा देख जिस दिशा में काम किया जा रहा है उस पर सवाल भी उठते हैं। आप बता रहे थे कि आप लोग की जो यहाँ पर काफ़ी सारी टीम्स आई हुई हैं। अब तक आपने 170 से ज़्यादा लोगों को आज सुबह से आकर रेस्क्यू कर लिया है। हम देख रहे हैं ये स्थिति, घर के अंदर लोग, कब तक आपको लग रहा है कि ये सामान्य कब तक? मैम, अगर बारिश नहीं होता तो कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएगा। और हमारी पुणे से जो 2 टीमें आई है, एक बालसोर में गया हुआ है और एक यहाँ पर हम लेके आए हैं। तो 2 टीमें हम आए हैं पुणे से। आप लोग अपने घर में सुरक्षित हो? सुरक्षित तो है लेकिन सब चीज मिलती नहीं है ना। 1 मिनट ये आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो कितने दिन से आप अपने घर में इस प्रकार नहीं ये यार नीचे तो नहीं आ पाएंगे ना, उनका ऑपरेशन किया हुआ है। अच्छा, उनकी पैर का ऑपरेशन हुआ है। आप देख रहे हैं पैर में ऑपरेशन हुआ है। अपने घर में 4 दिन से लोग इसी प्रकार बंधे हुए हैं। सर, आपका पैर ठीक है और स्थिति क्या है इस समय? क्या लग रहा है कि ये कब तक ऐसे है? कितने दिन से आप लोग घर में हो? 4 दिन से हो गए, अभी ये 2 दिन लगेगा उतरने में। और 2 दिन तक आप लोग ऐसे अपने घर में हो, वेफर्स, पानी, खाने की सुविधा तो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज ही आया है पानी आज मिला है खाली। हाँ। बाकी जो था वो खा रहे, मैगी भी, दाल चावल। ऐसा पानी कभी पहले भरा था इतना? हर 5 साल में आता है। हाँ। मैडम, मुझे ये बोलना है कि हर 5 साल में एक दफे स्कीम आती है कि 300 करोड़ रुपया विश्वामित्र के डेवलप के लिए खर्चा किया जाता है। तो 300 करोड़ ज्यादा है का है? अगर वो सही मायने में यूज किया होता है तो आज ये परिस्थिति नहीं होता। आज
5 साल से मैं सुन रहा हूँ। सही बात है। विश्वामित्र डैम जहां पर पानी इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है कि उसके पानी को यहां पर छोड़ा जाता है। इनका कहना है कि विश्वामित्र डैम को तैयार करने के लिए, उस पर काम करने के लिए यदि इतने सारे फंड्स, इतने सारे पैसे खर्च किए जाते हैं तो यहाँ पर ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नजर क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो पानी है डैम का वो उतर कर यहाँ पर आ जाता है और जिसके रिलीजिंग के चलते इस प्रकार की स्थिति गुजरात में लगभग हर साल देखने मिलती है। लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा संगीन है और बहुत ज्यादा भयानक भी है। तो ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं गुजरात के डेवलपमेंट को लेकर, गुजरात में रह रहे लोगों द्वारा ही। और ऐसे में एनडीआरएफ की टीमें तो जरूर पहुंची हैं और साथ ही इस त्रासदी पर जल्द से जल्द काम करने के लिए भी जो है कोशिश यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि ये पानी कब तक उतरता है और इस प्रकार की स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो, उसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां भविष्य में होती है। वडोदरा से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कल मैं गुजरात के चापड़ गांव पहुंची, जहां सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं और यदि कोई काम है तो पानी में ही इधर से उधर जा रहे हैं। मैं भी एक लकड़ी के सहारे गांव को और उनकी स्थिति को समझने के लिए पहुंची, लेकिन जो मैंने देखा वो परेशान करने वाला था। हम इस समय गुजरात के चापड़ गांव में मौजूद हैं, जो वडोदरा में पड़ता है। और यहाँ पर हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं इस गांव के एक घर की, जिसके ठीक चौखट के बाहर पानी भरा हुआ है और लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसे में गुजरात में पिछले कई दिनों से हो रहे मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात जो है वो बन गए हैं और अगर कहा जाए तो बाढ़ आ चुका है और जिसके चलते तमाम निचले इलाकों में इस प्रकार की जो है स्थिति देखने मिल रही है, जहां पर हर एक घर में और कई सारे गांवों में पानी बहुत ज्यादा भर चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है और कैसे अपना जो काम है उसे आगे बढ़ाना है और अपनी जो इनकी रोजमर्रा की जिंदगी है वो पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है। अगले कुछ दिनों तक गुजरात में और खासतौर पर वडोदरा में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है और साथ ही गुजरात सरकार इस समय कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द इन फंसे हुए लोगों को जो है मदद दी जा सके। हम बात कर लेते हैं इन घर की महिलाओं से जो यहाँ पर बैठी हैं। मैम, क्या इस समय स्थिति है? क्योंकि हम देख रहे हैं इतना जो पानी भरा है, कितने दिन से बारिश हो रही है कि इतने ज्यादा पानी भर गई? हमें तीन दिन से बारिश हो रही है और कल से इतना सारा पानी आया, हम घर पे बाहर भी नहीं निकले, खाना भी नहीं खाया हमने। तो यानी इतना ज्यादा पानी भर चुका है। यहाँ अब तक कुछ सुविधा आई किसी प्रकार की? कोई सुविधा नहीं आई, कुछ भी सुविधा नहीं आई है और कल से ऐसे ही बाहर पड़े हैं। पापा भी चल भी नहीं पाते और यहाँ पे दूसरे घर थोड़े ऐसे खड़ा था, उधर हम पापा को लेके आए घर पे और खाना भी नहीं बनाया, पूरा घर में पानी 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 भर गया है। यहाँ पर ना तो कुछ पीने खाने की व्यवस्था है, ना वॉशरूम की व्यवस्था है। आप कैसे, अगर आपको एक्सेस करना हो, वॉशरूम जाना हो तो आप कैसे जा रहे हैं? अरे परेशान होके जा रहे हैं, ऐसे हमारे घर में पूरा पानी भर गया है, इतनी दिक्कत होती है। यहाँ से इतना दूर जाना पड़ता है हमको वॉशरूम के लिए, यहाँ भी खाना भी नहीं मिलता, ऐसे ही हम भूखे बैठे रहते हैं। पानी में जो जंगली सांप हैं उनके भी बाहर निकलने का बहुत ज्यादा जो है आशंका है, जिसके चलते लोग कहीं ना कहीं अब अपने घरों से बाहर इस पानी में चलने के लिए भी डर रहे हैं। जब हम यहाँ पर आ रहे थे, जब एनडीटीवी की टीम आ रही थी, तो यहाँ के जो गांव के लोग हैं, जो स्थानिक हैं, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर यदि आप 5 सेकंड एक पानी के एक स्थल पर खड़े हो जाए तो जो सांप है वो आपको काट सकता है। और सांप के साथ साथ कई ऐसे अलग अलग प्रकार के जो जानवर है वो भी यहाँ पर इस जंगल में घूमते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते लोगों में डर और साथ ही किसी प्रकार की सहायता इन तक अब तक पहुंची नहीं है, ऐसा इनका कहना है। और सहायता कब पहुंचेगी इसको लेकर भी ये राह तक रहे हैं, आसार में है कि इन तक सहायता पहुंचेगी। गुजरात में न सिर्फ वडोदरा बल्कि सूरत और साथ ही भरूच जैसे इलाकों में भी इस समय अलर्ट जारी कर दिया गया है, लोगों को चेतित कर दिया गया है कि वो अपना ध्यान दे। लेकिन इस प्रकार इन घरों में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी सहायता के लिए जल्द से जल्द इन तक जो इनकी तमाम सुविधाएं हैं, जो बेसिक नेसेसिटी हैं रोटी और पानी की और साथ ही खाने की, वो इन तक पहुंचे, इसको लेकर
ये लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं। परेशानी हर तरफ है। गुजरात के लोगों को बरसों बाद इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले जिनकी कहानी किसी को भी रुला सकती है। आप अगर देखें यहाँ पर तो हम ये एक गांव है और जिस पर मैं चल रही हूँ वो कोई नदी या कोई एक प्रकार का रिजर्वॉयर नहीं, बल्कि एक सड़क है जहाँ पर अक्सर लोग चलते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना पानी जो है ऊपर आ चुका है कि मेरे कमर से ऊपर जो है यहाँ पर पानी है। तो आप विचार करिए कि यहाँ पर महिलाएं और जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे चलते होंगे। इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो शेल्टर है वो वहाँ पर जो भैंसे हैं, जो जानवर है वो अटके हुए हैं, उन्हें भी निकालने का कोई साधन जो है यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। यदि मैं इस घर के अंदर जाऊँ तो आप देखेंगे कि जो पूरा सामान है वो एक सुरक्षित लकड़ी के प्लैंक पर रखा गया है ताकि वो ना भीगे, लेकिन उसके नीचे जो सारा सामान है वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है, पानी में मग्न हो चुका है। आपका नाम क्या है? तेजल बेन। तेजल? तेजल बेन मुकेश। तेजल, ये बताइएगा, ये आप इसी घर में रहते हैं? हाँ, इसी घर में रहते हैं। पानी घुटनों तक है आपके, कैसे रह रहे हैं? कैसे भी करके वो खटिया है ना वो बाहर टांगी थी रात को। रात पूरी रात हम वो ईंटें है ना वो नीचे डाल के उसके ऊपर खाटला रख के फिर हम लोग पूरी रात बैठे रहते थे। खाने के लिए भी कोई नहीं आया, पूछने के लिए भी। मैं समझ पा रही हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 3, क्या करूँ मैं? मेरी मम्मी के घर पे रखे, खाने के लिए भी कुछ नहीं है घर पे, सब भी गया है, कोई भी पूछने नहीं आता मुझे। मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, मम्मी के घर पे रखा है पर मम्मी के घर में भी पानी आ गया है। अब मैं लेने कैसे जाऊँ उन्हें? और आपके पति कहाँ पर है? वो भी वही मम्मी के घर पे गए हैं, वो रो रहे थे ना। वो मेरे जुड़वा बच्चे हैं जो 3 बच्चे आपके मम्मी के घर पे? हाँ, उनके घर में भी पानी आ गया है, इसलिए मम्मी के घर पे गए हैं लेने के लिए। और अब तक आपको कुछ किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली? कुछ भी सहायता नहीं मिली अभी तक। खाने के लिए कोई भी पूछने नहीं आया। हम क्या कर रहे? बच्चों को भी क्या खिलाए? हम कुछ भी अच्छे नहीं, क्या खिलाएंगे? छोटी लड़कियों से लेकर महिलाएं और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको जो है वॉशरूम का एक्सेस नहीं है। वो यहाँ से अपनी सुविधा के लिए दुकान तक नहीं जा सकते क्योंकि दुकान बहुत ज़्यादा दूर है। वहाँ पर जाने के लिए जो गाड़ी और जो साइकिल की ज़रूरत है वो भी पूरे तरीके से पानी में डूबी हुई है। ऐसे में भारत के एक श्रेणी ये लोग भी है, लेकिन ये लोग मदद की गुहार जरूर लगा रहे हैं, लेकिन इंतजार में है क्योंकि इन तक सहायता पहुंच नहीं पा रही है। ऐसे में बारिश का पूरा कहर इस प्रकार गुजरात के कई जिलों में देखने मिल रहा है। तालाब लबालब है, बांध के गेटों को खोलना पड़ रहा है और झील में पानी की चादर चल रही है। इन सब के बावजूद लोग अपने घरों में टिके हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मजबूरन कहीं और शरण लेनी पड़ रही है। कल मैं एक ऐसे ही स्कूल में पहुंची जहां पर बाढ़ से पीड़ित लोगों के रहने के इंतजाम किए गए हैं और उन्हें खाने और पानी की व्यवस्था भी दी गई है। शेल्टर होम्स में जो है न सिर्फ एक बल्कि कई सारे परिवार इस प्रकार रह रहे हैं। इनके पास इनके कपड़े नहीं है दूसरे की ये हर दिन उसे बदली कर सके, इसलिए ये लोग वही कपड़े पहनकर जो है यहाँ पर अपना फ़िलहाल रह रहे हैं। और इनके जो बाकी के परिवार हैं, जो बाकी के सदस्य हैं, जो बाकी के पड़ोसी हैं, उन्हें भी दूसरे स्थलों पर रखा गया है ताकि सभी लोग सेफ रह सके। छोटे छोटे बच्चे अगर आप देखें यहाँ पर तो कुछ महीने के बच्चे जो है वो भी यहाँ पर उन्हें रखना पड़ रहा है, ज़मीन पर सुलाना पड़ रहा है क्योंकि इनके घर में पानी पूरे तरीके से अंदर जा चुका है। ये कितने महीने का बच्चा है? ये 9 महीने का बच्चा है। ऐसा क्या हुआ कि आप लोग को अपने घर से निकलकर यहाँ पर आना पड़ा और यहाँ पर आप लोग रह रहे हो? ये पानी भर गए सब में, એટલે बाहर निकल गया। पानी आता है तो सब टूट गया, कहाँ से रहेगा ना पानी में, बच्चे लेके निकल गया। सब आपके परिवार में सुरक्षित हैं? किसी को कोई हताहत? सभी ये परिवार ये सभी जे ये लोग ये सब परिवार है जे 2 घर का। 2 घर के परिवार सब लोग सुरक्षित? हाँ। किसी को कुछ चोट वोट नहीं लगी? नहीं, चोट नहीं लगी, पर घर सब टूट गया।
क्या क्या था घर में? सब હવે સામાન તો હોય ને, વાસણ, કપડા, खाना पीना बद सब चला गया पानी में। सब कुछ चला गया पानी में। यहाँ पर जो लोग हैं वो रह रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं छोटे बच्चों के साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि उनके घर में कुछ नहीं बचा है, पानी घुस चुका है। आपके घर की क्या स्थिति है? घर में कुछ जानवर भी आपने पाल रखे थे, आपको पता है वो है नहीं है, निकल गए? नहीं, हमारा जानवर नहीं, पानी सब घर में आ गया એટલે मैं निकल के चला आया। पहले भी होता था ऐसा? नहीं, पहली बार हो गया इतना पानी। हाँ, मगर भी बहुत सारे फर रहे हैं, पास में आ जाते घर के पास में, इतना सारा मगर है, पूरी तरह से जाते हैं तो मगर खा जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो बारिश में तो बहुत लोग मतलब बहुत मगरमच्छ आते होंगे। हाँ, बहुत सारे मगरमच्छ है इधर से, बड़े बड़े मगरमच्छ। कल रात को भी निकला था मगर, बड़ा वाला। और सांप भी है? हाँ, सांप मगरमच्छ सब निकल जाते। तो आप लोग रोजाना कैसे फिर इनसे बच के रहते जब बारिश नहीं होती तब? बारिश के वजह से नहीं होते तो चले जाते हैं वही। अच्छा। हाँ। से पानी आवे ना? पीछे नदी जैसा है ना, उसमें चला जाता है। हाँ, और जब पानी आ जाता है तभी बाहर निकल जाता है। तो आपको तो बहुत सुरक्षित रहना होता होगा। हाँ, बच कर रहना पड़ता है। गुजरात का शहरी सिस्टम देश के सबसे उच्च सिस्टमों में से एक माना जाता है, लेकिन कई बार इंसानी गलतियां और कुदरत की नाराजगी इस पर भारी पड़ जाती है। गुजरात भी शायद उसी का खामियाजा भुगत रहा है। गुजरात से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।